राहुल गांधी 2024 यूएसए ट्रिप में एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट्स कर रहे हैं। वो यूएसए में चिंगारी लगा रहे हैं तो इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स में आग लग रही है। कभी आरएसएस और बीजेपी पर देश के एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक करने के इल्जाम लगाते हैं तो कभी बोलते हैं कि पीएम मोदी कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी चाइना को प्राइज करते हैं और कहते हैं कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यू ही नहीं है। फैक्ट यह है कि इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाइना से कम है, लेकिन राहुल गांधी ने बोल डाली। बोलने में क्या जाता है। राहुल गांधी सवाल करते हैं कि क्या सिख को इंडिया में टर्बन पहनने की आजादी है, क्या वो कड़ा पहनकर आराम से गुरुद्वारा जा सकते हैं। The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. अब हिस्टोरिकली सिख कम्युनिटी पर लास्ट टाइम प्रोसिक्यूशन कब हुआ और राजीव गांधी की ऐतिहासिक रेस्पॉन्स क्या थी, इन्हें शायद याद नहीं होगा। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 2024 इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. सॉरी राहुल भाई, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस को अपनी फियर मॉन्गरिंग से पार्शियल सक्सेस मिला। कांग्रेस को 99 आउट ऑफ 543 सीट्स मिले। अब राहुल गांधी फुल्ली मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। उनकी टीम के साथ सेम स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, राहुल गांधी की कमेंट्स स्लैश स्ट्रैटेजी स्लैश आइडियोलॉजी सही में देश के हित में है या फिर भारत तोड़ो यात्रा की शुरुआत है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक हम जानेंगे श्री राहुल गांधी जी की 3 पॉलिसीज जो इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। और मैं ऐसे 2 देशों के एग्जांपल्स दूंगा जहां ये पॉलिसीज पास्ट में इम्प्लीमेंट किया गया और उसका आउटकम। हम गेस करेंगे अगर श्री राहुल गांधी जी सही में पीएम बन गए और सही में उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया गया तो भारत की फ्यूचर क्या हो सकती है। लास्ट में डिस्कस करेंगे भारत के नागरिक को अपनी पॉलिटिशियन से क्या डिमांड करनी चाहिए। एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए वैल्यूएबल है। धन्यवाद। वैसे तो बिफोर 2024 इलेक्शंस इंडिया अलायंस, सॉरी अगेन राहुल भाई, इंडिया अलायंस की नेता श्री उदयनिधि स्टालिन सनातन को एरेडिकेट करने की बात की। अब डिक्टेटर मोदी की डेमोक्रेटिक देश है तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पोस्ट इलेक्शंस राहुल गांधी भारत देश के एक्सरे कराना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास 3 पॉलिसीज हैं। सबसे पहला कास्ट सेंसस। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने में, ये होगा ही होगा। श्री राहुल गांधी जी भारत देश में कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। जितनी आबादी उतना हक दिलाना चाहते हैं। 50% रिजर्वेशन कोटा कैप को हटाकर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी दिलाना चाहते हैं। बेसिकली फ्यूचर के सभी वेलफेयर पॉलिसीज कास्ट के स्ट्रेंथ पर निर्भर होंगे। दूसरी पॉलिसी है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। कास्ट सेंसस के साथ साथ राहुल गांधी नेशन वाइड फाइनेंशियल सर्वे भी कराना चाहते हैं। वो वेल्थ को रिच बिजनेसमैन से लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इंडिया में ऑलरेडी प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी टैक्सिंग स्लैब्स कम्युनिटीज के हिसाब से बदलना चाहते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक रिसोर्सेज और गवर्नमेंट के अनयूज्ड लैंड्स जैसे रिसोर्सेज पे वीकर कम्युनिटीज को पहला हक देना चाहते हैं। तीसरी पॉलिसी है रिलीजियस एंड रीजनल इक्वालिटी। एज पर श्री राहुल गांधी, भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत अपने आप में एक देश नहीं है, लेकिन सभी स्टेट्स का एक यूनिफाइड रीजन है। आरएसएस और बीजेपी साउथ इंडिया में हिंदी को फोर्सफुली डिप्लॉय कर रहे हैं, सो ही वांट्स टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस चाहते हैं। देखने में और सुनने में तो ये सभी पॉलिसीज एकदम सही लगते हैं। तो क्या ये पॉलिसीज इनोवेटिव हैं? जी नहीं। कई देशों में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ऐसे देशों के एग्जाम्पल्स दूंगा। सबसे पहला देश है रुवांडा। रुवांडा में 2 एथनिक ग्रुप्स हैं,
हुटूस और टुत्सीस। इनमें टुत्सीस माइनॉरिटीज हैं। इन दो ग्रुप्स में पहले से ही थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थी। बेल्जियम ने रुवांडा में अपना कॉलोनियल कंट्रोल मेंटेन करने के लिए डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की। दो ग्रुप्स की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफरेंस को एक्सप्लॉइट किया गया। टुत्सीस को हायर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, बेहतर एजुकेशन और पॉलिटिकल पावर्स दी गई। आईडी कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें इनकी एथनिसिटी लिखी जाती थी। बेसिकली बेल्जियन रूलर्स ने हुटूस को इंफीरियर दिखाया और टुत्सीस को सुपीरियर। ग्रुप्स को डिवाइडेड रखकर बेल्जियम ने इंश्योर किया कि अगर कोई रेबेलियन या रेसिस्टेंस आए भी तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वीक हो जाए। इस तरह वो कम रिसोर्सेज के साथ साथ रुवांडा को ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर पाए। बेल्जियम ने रुवांडा में एक आर्टिफिशियल डिवाइड क्रिएट कर दिया जिससे धीरे धीरे एक एथनिक टेंशन बढ़ने लगा। 1994 अप्रैल 6 को एक प्लेन क्रैश से रुवांडन प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। प्रेसिडेंट एक हुटू था। इस अटैक का ब्लेम टुत्सीस पर लगाया गया। इसके बाद हुटू एक्सट्रीमिस्ट ने टुत्सीस के अगेंस्ट एक मास किलिंग कैंपेन शुरू कर दिया। सिर्फ 100 दिन में लगभग 8 लाख टुत्सीस और कई सारे हुटूस को मार दिया गया। रोड्स लाशों से भर गई और विलेजेस खाली हो गए। पूरा देश जो कभी एक यूनाइटेड सोसाइटी था सिविल वॉर में बदल गया। कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस और रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट करने का ये नतीजा है। और दूसरी एग्जाम्पल है लेबनान। लेबनान मिडिल ईस्ट की एकमात्र क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश थी। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए 1932 के सेंसस के बेसिस पे जितनी आबादी उतनी हक दी गई। नेशनल पैक्ट ऑफ 1943 बनाई गई जिससे एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हुई। मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर और शिया मुस्लिम से स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट होता था। पार्लियामेंट्री सीट्स को एज पर पॉपुलेशन स्ट्रेंथ 6:5 रेशियो में क्रिश्चियन एंड मुस्लिम रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ डिस्टर्बेंस बढ़ने लगी। लोकल मुस्लिम लीडरशिप के सपोर्ट से 1948 के बाद पालस्तीन रेफ्यूजीज लेबनान में घुसते गए। शिया मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती गई। शियास ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करने लगे। क्रिश्चियंस इसके लिए राजी नहीं थे। कम्युनिटीज आपस में लड़ते गए और ये कॉन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में बदल गया। क्रिश्चियन मिलिशियास, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, सीरियन एंड इजरायली मिलिट्री भी इस वॉर में जुड़ गए। 1970 से लेकर 1990s तक ये सिविल वॉर चली। वॉर में 1,20,000 से लेकर 1,50,000 लोगों की जान गई। बेरूट, जो कभी पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वॉर के बाद शिया मुस्लिम्स लार्जेस्ट रिलीजन ग्रुप बन गए। अब उनकी ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है स्पेशली हिजबुल्लाह की वजह से। लेकिन देश की आम जनता को क्या बना? इकोनॉमिकली कोलैप्स इन लेबनान। ये सब जितनी आबादी उतनी हक के रिजल्ट है। अगर राहुल गांधी जी सही में पीएम बन गए और इन 3 पॉलिसीज को इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया तो भारत तोड़ो यात्रा शायद शुरू हो सकती है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन एक सिविल वॉर में फंस जाएगी। इंटेलेक्चुअल बिजनेसमैन को डिस्करेज करेंगे तो वो वेल्थ क्रिएशन ही छोड़ देंगे। भारत देश की ताकत है यंग वर्कफोर्स, लेकिन ये सारे अब आइडियोलॉजिकल वॉर में फंस जाएंगे। भारत यूएसए और चाइना से लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस छोड़कर लेबनान और रुवांडा से मुकाबला करेगी। शायद डीप स्टेट और भारत के दुश्मन को भी यही चाहिए। ये मेरी एग्जैजरेशन नहीं है, हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट्स है। रिसेंटली कांग्रेस पार्टी से गवर्न कर्नाटका में रीजनल एंड लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशंस लाने की कोशिश हुई। बिजनेस कम्युनिटी से ह्यूज बैकलैश मिला। गवर्नमेंट को अपनी डिसीजन वापस लेना पड़ा। अगर पूरी देश में यही हालत बन गया तो एक बार वेनेजुला, जिम्बाब्वे के बारे में रिसर्च करिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये गेम कितनी डेंजरस है। मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ। उनकी या किसी भी पॉलिटिशियन की हर एक पॉलिसी या स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ जो मेरे देश को तोड़ सकता है। सबसे पहले राहुल गांधी अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करें। लेट हिम बी इक्वल टू द पुअर इंडियंस। कांग्रेस पार्टी में अपर कास्ट के एमपीज और एमएलएस को बैन करें। ओनली दलित, माइनॉरिटीज, गरीब पार्टी मेंबर्स को ही टिकट दें। फिर वो इन पॉलिसीज के बारे में बात करें। इंडिया में डिवाइड एंड रूल सभी कर रहे हैं। प्रॉब्लम राहुल गांधी, मोदी, कांग्रेस या बीजेपी में नहीं है। ये आपकी और हमारी प्रॉब्लम है। जब हम कास्ट और रिलीजन के आधार पर वोट देना बंद करेंगे, इन सब की मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी।
क्यों हम सब मिलकर फ्री क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीवन की डिमांड नहीं करते? हर बच्चे को प्रॉपरली एजुकेट करके स्किलफुल बना दें तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है, वो खुद वेल्थ जनरेट करेगा। क्यों हम सब मिलकर फ्री मेडिकल केयर और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स की डिमांड नहीं करते? मेडिकल बिल्स और हाउस रेंटल की पैसे सेव हो जाएंगे और गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स को इन पैसों को इन्वेस्ट करने में एडुकेट और एनकरेज करे तो सारे कम्युनिटीज ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे। फैक्ट यह है कि कोई पॉलिटिशियन आपको ये सब फ्री या अफोर्डेबल नहीं बनाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यह आपको पुअर और अनएडुकेटेड ही रखना चाहेंगी। और एक फैक्ट यह है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और रियल एस्टेट देश में मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस की लाइफलाइन है। अब पॉलिटिशियंस को बदलना छोड़िए, कास्ट, रिलीजन और रीजन से उठकर क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।